क्या आपको लगता है कि क्या एक जिले में चाहे कंस्टिट्यूंसी में पूरे ईवीएम को चेंज किया जाता है? नहीं, ईवीएम आज नहीं कल उखड़ के तो फेंकेगा ही। न्याय ही न्याय होता है, आज नहीं कल। ईवीएम के मामले पर लोग कह रहे हैं कि फैसला कब तक आएगा। आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या कुछ हो रहा है? जनता कुछ बेहतर चाहती है, वो हिंदू मुस्लिम और ये मंदिर मस्जिद से निकलना चाहती है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकलना चाहती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब कई नेता बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। आप नाम जानते होंगे, रमन सिंह, शिवराज चौहान, इधर वसुंधरा राजे सिंधिया। ये वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी को सींचा, आडवाणी के साथ काम किया। ये अटल आडवाणी युग के हैं। लेकिन दो नाम और चर्चा में आ गए हैं, गडकरी और राजनाथ जी। कहा जा रहा है इन पर भी तलवार लटकी है, मुश्किल हो जाएगा इनको टिकट मिलना 2024 में। बहुत सारा खेला हो रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, मशहूर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट औरंगज़ेब साहब। औरंगज़ेब साहब नाम ही काफ़ी है। औरंगज़ेब साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो मुद्दे चल रहे हैं कि जो तमाम अटल आडवाणी युग के नेता हैं मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, अब दो ही लोग काफ़ी हैं देश के लिए, मोदी और शाह। क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश में योगी भी हटाए जाएंगे? ये प्रजातंत्र में है, लेकिन आप जान लो, आप देखो 700 साल मुस्लिम शासक यहाँ पे रहे, हुकूमत किए 700 साल। उसके बाद अंग्रेजों ने हुकूमत किया। ये देश में लोग एक से एक आते गए, चलते गए। ये देश कुछ लोगों को समाहित कर लिया, कुछ लोगों को उठा कर फेंक दिया। तो यहाँ पे ये दुनिया का मात्र एक इकलौता देश है जहाँ पे इस तरह घटना हुई है। तो ये भी कुछ दिनों तक रहेंगे, इनको भी उठा कर फेंकेगी जनता, और फिर से कोई दूसरा आएगा। ऐसा होगा यहाँ पे। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो दो जोड़ियां हैं, इसमें जो दो जोड़ी अपने आप को जो है ये जोड़ियां, जोड़ी नंबर 1। हाँ, जोड़ी नंबर 1। ये जोड़ी नंबर 1 नहीं कहेंगे इसको। जोड़ी नंबर 1 उसे कहते हैं जो कुछ करता है। अच्छा। कुछ के लिए कुछ जनता में सोचती है, कुछ पॉजिटिव वर्क होता है। यहाँ निगेटिव वर्क हुआ है। यहाँ निगेटिव में हम जोड़ी नंबर 1 नहीं कहेंगे। इसको हम कुछ भी नाम दें वो गलत होगा और कम होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अब देखो, राजनाथ की अब बात की है, गडकरी के नाम की। देखो, जो डिक्टेटर होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो डिक्टेटर जो है पहले पॉपेट रहता है, लेकिन जैसे सत्ता में आता है वो हार्ड बन जाता है। और हार्ड बनने के बाद से वो अपने आसपास के जितने भी होता है मजबूत लोग हो तो उसे हटाने की कोशिश करता है। तो ये जो दोनों हैं, ये पहले आते ही साथ राजनाथ को हटाए, गडकरी के पीछे पड़े रहे, गडकरी नहीं गए। बाद में योगी के पीछे पड़ गए। अब देखिए क्या, इस बार शिवराज को ख़त्म कर दिए, वसुंधरा को ख़त्म कर दिए। अब क्या है कि राजनाथ भी लगभग ख़त्म है, गडकरी भी ख़त्म है। यही जो मजबूत लीडर हैं, उधर जो है आपको सुषमा तक ख़त्म ही हो गया, अरुण जेटली ख़त्म, उनको मार दिया गया। क्या किया गया कोई नहीं जानता है, ये डाउट में है। इधर आपका योगी के ऊपर भी तलवार है। तो ये जो जितने भी लीडर हैं इन सब को ख़त्म करेंगे। ये एक इलेक्शन था, ये आखिरी। कहा जाता है कि अगर बीजेपी में अभी सबसे मजबूत स्थिति में कोई मुख्यमंत्री है, हाँ, तो वो योगी हैं। तो क्या ये दिल्ली को रास नहीं आ रही होगी? आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा बीजेपी में जो चाहे आरएसएस को पसंदीदा लीडर था, गडकरी और राजनाथ सिंह थे। जब गडकरी और राजनाथ की कोई औकात नहीं रही तो बाकियों को छोड़ो ना, किसका किसका क्या होगा, वो सबको हटाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। अगर इनको बचना है तो इनको सब विद्रोह करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि तुम अगर ताकतवर हो तो हम भी ताकतवर हैं, हम भी बीजेपी में उतना ही हक रखते हैं। मैं कहता हूँ कि राजनाथ को आना चाहिए, बहुत सारे लोग उनको पसंद करेंगे। गडकरी को आना चाहिए, बहुत सारे लोग उनको पसंद करेंगे। लेकिन योगी जी को मैं बता दूं एक बात, अगर योगी जी नहीं संभले अपने आप को और थोड़ा सा सही वे में नहीं आए तो इनको भी उठा कर फेंकेंगे ये लोग, और फेंकेंगे फिर वो योगी जी कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए योगी जी को संतुलित बना के, सबको लेके, सबका विकास करके, हिंदू मुस्लिम से हट के, मंदिर मस्जिद से हट के, सबका साथ लेके काम करना चाहिए, जिससे कि अगर ये उठा के भी फेंके तो किसी के साथ मिलकर वो नया सरकार बना सके, फिर सत्ता में बने रहे, अगर वो चाहते हैं तो। जनता का एक सवाल ये भी है कि ये भाई, हम लोग इन्हें नहीं पसंद करते हैं, इनको कम वोट मिलते हैं, और देखा जाए तो वोट कम ही मिला इस बार। तो ये लोग ईवीएम से खेला कर रहे हैं, आरोप गंभीर है ईवीएम को लेकर। और पहली बार ऐसा हुआ जब निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग तक इस घेरे में। आप देखिए कि सरकार ने संसद में लगातार चर्चा चल रहा है कि भाई ऐसा है, चीफ जस्टिस ने इसको पास किया, एक ऑर्डर जजमेंट भी दी। उसने कहा कि चीफ जस्टिस, अपोजिशन का लीडर, प्राइम मिनिस्टर इसमें होना चाहिए, और जिससे कि जो है उसमें जो पारदर्शी, वो चुनाव निर्वाचन आयोग की निर्वाचन आयोग को वो चुनाव करेगा। अब बताओ कि जो निर्वाचन, आप कब से जानते हो निर्वाचन आयोग को? क्या पहले जानते हो? TN सेशन से आप जानते हो, है ना? उसके पहले तो आप जानते नहीं थे। और उसके बाद से जितने भी आए
अभी आप प्रेजेंट का देखो तो आपका निर्वाचन आयोग जो है, जो आपके आइन का, आपका जमहूरियत का सबसे पहला सीढ़ी होता है, जो सही से पारदर्शिता से चुनाव कराए और आपकी जमहूरियत को, आपका डेमोक्रेसी को बनाए रखे। जब वही लचीला होगा, वही किसी का पपेट होगा, तो फिर जमहूरियत कैसा, फिर डेमोक्रेसी कैसा, फिर निर्वाचन कैसा, फिर चुनाव कैसा? कुछ भी नहीं है। मोबोक्रेसी हो गई, यहाँ पे राजतंत्र हो गया, फिर राजा हो गया। यानी आप कह रहे हैं जो कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं लोकतंत्र में, जनता जो कह रही ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, वो सही कह रही जनता। ऐसा है कि इस देश में मैं ये बार बार कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि ईवीएम क्या, आपको लगता है कि क्या एक जिले में चाहे एक कंस्टिट्यूंसी में पूरे ईवीएम को चेंज किया जाता है? नहीं। आपको अगर एक कंस्टिट्यूंसी में 1200 से 2000 3000 जो ईवीएम होता है, उसमें 5 से 10 20 से 25 ईवीएम पे भी किया जाता है। एक लोकसभा में ज़्यादा ज़्यादा 100 ईवीएम को किया जाता है, 200 ईवीएम को कर देंगे। सब में नहीं, सब में नहीं। तो किसी के पास प्रूफ कहाँ है? इस देखिए, ये जो है प्रूफ क्यों नहीं, आप देखो, तो आशंका है। हाँ, आप देखो बिहार का चुनाव हुआ, उसमें 19 ऐसे जो है कंस्टिट्यूंसी थे जिसमें लोग जीत रहे थे, लास्ट में उनको जो है बाद में डिक्लेयर कर दिया। अब जो बाद में डिक्लेयर करके और उसको सर्टिफिकेट दे दिया, उस पर आप चिल्लाते रहो कुछ नहीं होने वाला, उन्होंने लिख दिया कितना है, फिर उसका काउंटिंग नहीं लोग कराते, हो नहीं पाता, सब कुछ हो पाता। आप राजस्थान में देखे, मध्य प्रदेश में देखे, छत्तीसगढ़ में देखे, बैलेट में जीत रही है कांग्रेस, बाकी में ये जीत गए। आप देखिए वहाँ पे कई सारे जगह ऐसे जो है चुनाव हुआ जहाँ पे ईवीएम में 20,000 वहाँ पे काउंटिंग बाकी है, लेकिन उन्होंने 18,000 पे बंद कर दिया। जो जीत रहा था उसको हरा दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे कंप्लेन आए, कम से कम 20,000 25,000 कंप्लेन आए। आपको ईवीएम जो शमशान घाट में मिले, कब्रिस्तान में मिले, क्या शमशान घाट और कब्रिस्तान में वो को घूमने गया था क्या? वो नाला में घूमने गया था क्या? और उसी समय ईवीएम क्यों चेंज किया था? बाद में क्यों नहीं चेंज किया था? पहले क्यों नहीं चेंज किया था? तो ये सरकार की ये शगुफा है। सरकार, अब देखिए, आपको जो है ईवीएम से डाइवर्ट करने के लिए मुझे लगता है लोग कितने बेरोजगार है, इतने परेशान है सबसे। आप देखिए पार्लियामेंट पे अटैक कराया जाता है, मैं तो कहता हूँ अटैक कराया गया। किसने कराया? जो भी कराया, सरकार की कॉन्स्पिरेसी है। आप कह रहे हैं ईवीएम के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, यानी ईवीएम इतना बड़ा मुद्दा बन गया? ऐसा सरकार की कॉन्स्पिरेसी है। लोग बेरोजगारी से, उनको रोजगार ना मांग सके। बाकी आप देखो पुलवामा कैसे हुआ था, पुलवामा इससे पहले हुआ, पहला इलेक्शन में, अभी के इलेक्शन में पार्लियामेंट हुआ। अभी क्या क्या होगा? ऊपर वाला तू बचा ले इस देश को, हम सबको बचा ले, है ना? क्या क्या ये लोग करेंगे? अब देखो जो लोग किए उनको, और जो करवाया, जो MP के पास से हो गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं, है ना? उनको कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन जो प्रोटेस्ट किए अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के लिए, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, 15 सांसदों को निलंबित भी किया गया। नहीं, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ पे बाकी जो लोग हैं उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ऊपर एक्शन होनी चाहिए, उनको ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटी लगनी। अगर कोई मुसलमान होता तो, अगर कोई MP मुसलमान ही होता तो अभी तक जेल में होता, फांसी की सज़ा क्यों अनाउंस कर दी गई होती? तो भाई यहाँ पर निष्पक्ष होना चाहिए। और मैं मुसलमानों को भी बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर अब कोई उमर आने वाला नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई अबू बकर आने वाले नहीं है, कोई और आने वाला नहीं है। तुमको खुद ब खुद जो है न्यायिक बनना होगा। तुमको खुद ब खुद अपने हकूक़ के लिए, अपने न्याय के लिए, प्राणी के लिए, सरकार से अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए कोर्ट का सहारा लेके, प्रोटेस्ट का सहारा लेके, हाँ, न्यायिक तरीके से अपनी डिमांड को रखनी होगी और आगे बढ़नी होगी। नहीं, ईवीएम के मामले पर लोग कह रहे हैं कि फैसला कब तक आएगा? आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता है। देखिए क्या है कि हम भले लड़े, कुछ भी करें, यहाँ पे सब कुछ मैनिपुलेटिव है। मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस ईवीएम पे मुझे उम्मीद है कि जस्टिस हमारे जो है चंद्रचूड़ साहब कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद केवल 10% है, 90% नहीं है, क्योंकि सरकार यहाँ बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही है। DY चंद्रचूड़ साहब पर 10% यकीन कर रहे हैं? चंद्रचूड़ साहब पर मेरा पूरा विश्वास है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ों को हम डिमांड कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, और जो मैं चाहता हूँ उस पर केवल 10% हमें उम्मीद है। क्योंकि वैसा जो है सरकार कभी कर नहीं पाएगी। अगर सरकार कुछ करेगी, चंद्रचूड़ साहब के ऊपर ये एक्शन करेंगे, उसको बदलने की कोशिश करेंगे, तो इस देश की। एक मिनट आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर DY चंद्रचूड़ साहब ईवीएम पर कोई एक्शन लेंगे, बैलेट पे फैसला लेंगे, तो उन्हीं पर भी एक्शन, उनके पर वो संसद में जाके बिल लाएंगे वो। अच्छा। आप जानते हो ना कि कई सारा इन्होंने किया, कई सारा बदलाव किया, आप दिल्ली में किया इन्होंने। तो
तो ये कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग ईवीएम अगर हट जाए तो बिल लाकर फिर ईवीएम बहाल करेंगे, एकदम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हटाने का एक ही तरीका है कि जनता को अपनी आवाज़ को बुलंद करनी होगी, जनता को रोड पे आनी होगी, अपने हकूक़ को जाननी होगी, अपनी आइन को जाननी होगी, और जनता को मंदिर मस्जिद में, खासकर ओबीसी या दलित वर्ग को मैं बोल रहा हूँ, खासकर ओबीसी दलित वर्ग को बोल रहा हूँ, SC ST ओबीसी को बोल रहा हूँ कि भाई माइनॉरिटी सजग है, माइनॉरिटी एक्टिव है, माइनॉरिटी डरा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं डरा हुआ है जो ये सोच रहे हैं। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात बोली, सुनो, क्या देश का मुसलमान डर गया? एकदम नहीं डरा हुआ है। आपने कहा डरा हुआ है, डरा है। वो न्याय, वो उसको लगता है कि क्या पता हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो इसलिए नहीं डरा हुआ है कल गलत होगा अगर संविधान के साथ और हमारे जमहूरियत और आइन के साथ हम खड़े नहीं होंगे। वो कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा होगा। लेकिन मैं खासकर दलित और ओबीसी से बोलना चाहता हूँ कि आपको जिस तरह के में फंसाया जा रहा है उससे निकलो और अपने जमहूरियत के लिए, अम्बेडकर के लिए, और जो आज़ादी में जो पार्टिसिपेट के लिए, उनके लिए, आप फूले के लिए आप खड़े हो और जमहूरियत को बचाओ और अपने संविधान को बचाओ, अपनी आइन को बचाओ। आने वाला कल के लिए आप लड़ाई लड़ो और देखो क्या सच है क्या गलत है, उसको आप वोट करो, जिससे कि आपकी सत्ता, आपकी देश, आपकी जमहूरियत, आपकी आइन बची रह पाए। ये बातें तो आपकी बहुत ही क्या कहते हैं कि उतना मतलब ग्राउंड पे नहीं लग रही हैं, लगता है आप किताबी बातें कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग है, सैद्धांतिक रूप से कुछ चीज़ें अलग होती हैं। देखिए सिद्धांत में और व्यवहार में दोनों में फ़र्क होता ही है, आइडियोलॉजी में और आपकी और बाकी जो उसको कार पढ़ाई को नीचे लाने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन उसको लाना पड़ेगा ना, उस आइडियोलॉजी को भी ज़मीन पे हकीकी में उसको बदलना पड़ेगा। क्या राहुल जी ईवीएम के मामले पर एक्टिव होंगे? राहुल जी शुरू से ही जो है हमेशा जो ईवीएम के ऊपर बोलते रहे हैं, और वो हमेशा उस गलत चीज़ पे बोलते रहे हैं जो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, जो आइन का ख़िलाफ़ है, और हमेशा उसका साथ दिए हैं जो युवाओं के साथ चलने वाला है कि सुरक्षा उसकी बेहतरी के लिए, महिलाओं के बेहतरी के लिए, उस बच्चियों के बेहतरी के लिए, इस आवाम की बेहतरी के लिए। तो राहुल गांधी हमेशा वही एक लीडर है जो जाके जो है एक पिज़्ज़ा बेचने वाले से मिलता है, वही एक लीडर है। नहीं, वो मिलना जुलना अलग है, लोकतंत्र बचाना है तो कह रहे हैं ईवीएम को हटाना है। देखिए लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इस देश का मात्र एक लीडर है जो इस देश को बचा सकता है, इस लोकतंत्र को बचा सकता है, इस जमहूरियत आइन को बचा सकता है, जिसको बीजेपी ने बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया फूंक दी, उसका नाम है राहुल गांधी। ये तो आपकी अंधभक्ति हो गई। नहीं, आप देखिए अंधभक्ति कैसे हो गई। अंधभक्ति यहाँ पे हम अंधभक्ति होती कि भाई हम जो कहते कि नहीं, हम जो राहुल गांधी के बिना देश जो है नहीं चल सकता। मैं कहता हूँ कि इस जमहूरियत को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं, मैं मोदी जैसा अंधभक्त नहीं हूँ कि गलत सही को, मैं गलत को भी गलत बोल रहा हूँ, सही को भी सही बोल रहा हूँ कि राहुल जी जो हमेशा जो है, जो आदमी सच के साथ चलने वाला हो। देखिए कौन ऐसा लीडर होगा जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चलने वाला होगा? कोई ऐसा लीडर आप तो पूरी दुनिया में आपने पाया? अब्राहम लिंकन एक थे कि जो उन्होंने कुछ दूर तक चले थे, वो जिससे उनके साथ आवाम जुड़ी थी। और उसमें तो 24 में क्या लगता है, और भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी? 24 में इसका असर रहेगा? 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और आएगा? देखिए मुझे लगता है कि जनता का जो है, जनता का बदल चुकी है, उसका रुख बदल चुका, उसकी सोच बदल चुकी है, और जनता कुछ बेहतर चाहती है। वो हिंदू मुस्लिम और ये मंदिर मस्जिद से निकलना चाहती है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकलना चाहती है। क्यों? वो नहीं चाहती कि डेली हम टीवी खोलें तो अंजू की खबर सुने, टीवी खोलें तो किसी और जो है क्या नाम है सीमा के बारे में सुने। वो चाहती है हम जब टीवी खोलें तो हमें कोई विकास की बात करे, कोई रोजगार की बात हो, कोई इंडस्ट्री की बात हो। इस तरह का पत्रकार बंद होनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल है? जब कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, इस आइन की सरकार आएगी, इस डेमोक्रेसी को बचाने वाली सरकार आएगी, और उसमें राहुल गांधी जी। बिना ईवीएम के सरकार बन जाएगी कांग्रेस की? देखिए ईवीएम आज नहीं कल उखड़ के तो फेंकेगा ही, न्याय होता है। आज नहीं कल जो है राम जी तो खड़े ही होंगे, आज नहीं कल जो है राम जी अपने अयोध्या लौटेंगे और फिर से वहाँ से न्याय देंगे, और उस न्याय का जो है असर दिखेगा आपको, जनता देखेगी, राम राज देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये औरंगजेब साहब, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? जो भी सुना आपने, क्या सोचते हैं, ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।